बिस्मिल्लाह तुम सह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। कौम तो किरदार अदा कर रही है, क्या हुक्मरान भी किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हुक्मरान अशिया खुर्दनोश से लेके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके निज़ाम हेल्थ से लेके निज़ाम इंसाफ से लेके जो तमाम उनके करने के काम हैं, क्या वो कर रहे हैं? ये हम आज के मेहमानों से पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि ये जो चीनी की कीमत है जो 70-75 से स्टार्ट हुई, अभी कुछ रिसेंट 2 साल पहले वो अब 210 रुपये तक पहुंच गई है। लम्हा फ़िक्रिया है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्रियों में शुमार होता है कि हमारी बहुत सारी रकबा एग्रीकल्चर लैंड पर मुहित है। और उस आगे बढ़ाएंगे सर। कराची में 6 रोज़ के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ 26,000 से ज़्यादा चालान कट चुके हैं। ये जो ई चालान किए जा रहे हैं कराची शहर में, जिसके लिए हाई कोर्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पटिशन भी दायर कर रखी है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराम के ख़ात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म ने भी पैगाम दिया है सहाफ़ियों के नाम, उस पर भी हम बात करेंगे जी। फिर हम बात करेंगे अफ़गान तालिबान के झूठे बयानियों से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे, दहशत गर्दों के लिए इक़दाम हम इसी तरह करते रहेंगे। तमाम उमूर पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हमें फ़ोन कॉल पर ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। इस वक्त हमें तजज़ियाकार और समाजी आप बड़ी खिदमात हैं आपकी, मारूफ बिजनेसमैन अशरफ मेमन साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे पहले तो आपको स्टूडियो में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले सर ये चीनी नापैद हो गई, मुझे याद है इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसा ही चल रहा था। जी हाँ, रिसेंट दौर की बात करते हैं ना, उससे पहले नहीं जाते, 90s में नहीं जाते, अब फिर वही। जी हाँ। तो ये लोग हमारी हैं ना, जिनकी शुगर मिले हैं, सियासत में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये चीनी कहाँ गायब? असल में मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया है, क्योंकि उसका सारा जो हुकूमत के अंदर ये सारे लोग हैं। वो दोनों हुकूमतें जो आपको पता है कि वो उनके मेन चीदा लोग हैं, उनकी सारी शुगर मिले हैं। अच्छा, शुगर जो होती है, एक मेन तो प्रोडक्ट है शुगर, उसके साथ है मोलासिस जो बाई प्रोडक्ट में आता है, और एक आता है जो बगास कहलाता है, जो बन के तौर पे इस्तेमाल होता है, या आपके हार्डबोर्ड और इस तरह की चीज़ों में बाई प्रोडक्ट में आता है। दुनिया में मोलासिस सबसे महंगा जाता है, उसकी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ से सारी एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करे। दुनिया में वही चीज़ जो हम यहाँ से 10 रुपए की बेचते हैं, फिर 150 रुपए में वापस लेते हैं, बाई प्रोडक्ट होकर वापस वहाँ से फिनिशिंग होके आती है। अच्छा, ये आप जो गन्ना होता है समझ लें आप 10% आप रिकवरी करते हैं इसमें, जूस से शुगर बनती है तकरीबन, एवरेज 10% है, 9%, 10%, 11%, 10% एवरेज जाती है। अच्छा, ये इसकी जो कॉस्ट लास्ट आपको याद होगा, शहबाज शरीफ ने 160 रुपए इन्होंने फिक्स कर दिया था कि इससे ज्यादा रेट पे नहीं बेचेंगे। इन्होंने एसोसिएशन के साथ बैठ के बाकायदा इनका नेगोशिएट हुआ था कि अब जी हम एक्सपोर्ट करेंगे और चीनी 160 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं जाएगी। अच्छा, वो बयान आप लगातार वो उस वक्त चलता रहा, अब हुकूमत सो गई है, रेट बढ़ते गए और बयानबाजी तक की सारे क्योंकि इंटरेस्ट इन सबके हैं, कॉमन है। क्योंकि वो शुगर मिलों को अगर आप लिस्ट वाइज देखेंगे तो बहुत सी शुगर मिलें जो हैं सिंध के अंदर हैं या पंजाब के अंदर। ये जो मौजूद हुकूमत है कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले फिर मैं लाइन पे मैं सवाल मैं एक लाइन पे कॉल आ चुकी है, इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन कर चुका है, मारूफ बिजनेसमैन, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल अडवाणी साहब शो में। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे इनवाइट किया। इकबाल अडवाणी साहब, ये चीनी 210 रुपए तक जाके पहुंची है। ये तो चीनी तो आम आदमी मीठी चाय ही पी लेता था, उसमें हम मिठाइयाँ बना लिया करते थे, खीर बना लिया करते थे। अब हम क्या करें? वो माजी के हुक्मरान जब आटा महंगा होता था तो कहते थे 1 रोटी खा लो, कौन कह रहा है 2 खा लो। तो अब क्या करें, फीकी चाय पिए? नहीं, ये तो अभी आप इसको तो नहीं कवर कर सकते। नहीं, ये तो एक तरह से हेलो जी हेलो जी सर जी, एक तरह से माफिया है। देखिए, आपको मैं बताऊं, गवर्नमेंट एक प्राइस तय भी करती है ना, तो वो इस तरह तय करती है कि 100 रुपए, मिसाल दे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 100 रुपए में चीनी मार्केट में बिके, लेकिन जो जो मिलें होती हैं वो 130 और 40 में बेच रही होती हैं। तो कैसे कोई रिटेल वाला 100 में बेचेगा? और फिर वो रिटेल वाले के पास आके उस पे जुर्माना कर देंगे और सबको पोस्टर चलाना शुरू कर देंगे हमने जुर्माना किया। एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, चीनी की जो प्राइस बढ़ती है वो मिल से बढ़ती है, मिल ओनर उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। अब बदकिस्मती से मसला ये है कि जितने मिल ओनर हैं वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं
या तो वो खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, या फिर जितनी भी सियासी जमातें हैं जो रूलिंग में आती हैं कि ओपोजिशन में ज्यादातर उनके डोनर यही होते हैं, तो फिर उनके हाथ नहीं डाला जाता और नीचे सतह पे जानबूझ के यानी एक ड्रामा रचाया जाता है और कमजोर लोगों को, छोटी छोटी किराने की दुकान होती है उनके ऊपर जुर्माने होते हैं। जब तक मील ओनर इसमें मुनाफा कम नहीं करेंगे और ये ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये सब मील ओनर या तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या उनके डोनर हैं सियासी जमातों के, तो ये मसला हल किस तरह होगा आप बता दें मुझे। मुझे तो नहीं लगता कभी अच्छा, प्रॉब्लम हो जब तक ये ऑनेस्टी इस पे भी मैं चाहूंगा इकबाल साहब रोशनी डालें। 6 दिनों में ई चालान 26,000 से भी ज्यादा हो गए, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पटिशनें दायर की गई हैं कि कुछ इसमें अमेंडमेंट की जाए, लेकिन मामलात अभी जारी हैं। क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? अब अहले कराची समझ जाएं कि बस अब ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कोर्ट से इंसाफ मिल जाए। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इस तरह होगा नहीं। देखिए एक चीज बताएं, आपने देखा होगा कहीं कहीं स्पीड पे भी चालान कर रहे हैं, किया जा रहा है। लेकिन मुझे बताएं कराची में किसी जगह पे लिखी हुई है कोई ऐसा साइन बोर्ड है कि यहाँ पर इतनी स्पीड अलाउ है, इतनी अलाउ नहीं है? दुनिया में हर जगह स्पीड के बोर्ड लगे हुए होते हैं कि ये स्पीड से ज्यादा स्पीड आप नहीं जाएगी, उसके बाद चालान होता है, समझ में आता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर स्पीड को हम पता चले? मुझे अभी तक नहीं पता सारा फैसल पे या जितनी भी स्ट्रीट है वहां पर कितनी स्पीड रखी जाए, शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो फिर आपके चालान हो रहा है, तो ये तो नाइंसाफी है। दूसरे मुझे बताए कौन सी सड़क सही सलामत है कराची में जहां पर चला पाए गाड़ी इंसान, तो फिर किस तरह के चालान किए जा रहे हैं? एक और बड़ा अहम इकबाल अडवाणी साहब, सॉरी एक और चीज, अच्छा। और बाकी दुनिया में अंदर चालान होते हैं, होने भी चाहिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वहां की जो पर कैपिटल इनकम होती है जिस मुल्क की, उसके हिसाब से चालान किए जाते हैं। यहाँ चालान जिस तरह का किया जाता है, ये तो मुझे लगता है अमेरिका के अंदर डॉलर में इनकम होगी, उसके ऊपर भी इतने चालान नहीं होते हैं, इतनी अमाउंट जहाँ यहाँ पर है। तो ये सब नाइंसाफियां है। मुझे लगता है कोर्ट में इसका इंसाफ मिलेगा, यही एक हल है। आदमी आम आदमी के लिए सिर्फ कोर्ट का दरवाजा है, देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, मेरा एक लास्ट आपसे सवाल है, चूंकि आप कंस्ट्रक्शन का भी आपका काम है, फिर गालबन आप मेंबर भी हैं आबाद के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब से। मैंने उनसे एक मासूमाना सवाल पूछा, अब मेरा दिल चाहा कि आपसे भी पूछ लूं कि ये जो मेंबर्स हैं जिसकी 1200-1400 या 1600 तादाद है, कंफर्म नहीं है मुझे फिगर, लेकिन इतने हैं आबाद के मेंबर जो कि अच्छी तामीर करते हैं, मतलब उनका वो जो क्वालिटी और ये जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। मैंने उनसे ये कहा कि सर बहुत अच्छा है, आप दिलेर आदमी हैं, स्टेटमेंट अच्छी देते हैं और आप सिंध हुकूमत के वफाक से भी लड़ जाते हैं, लेकिन आपके ही मेंबर गरीब लोगों को पोजीशन ही नहीं देते। आपके ही मेंबर 5 साल का बोल के 15 साल लगा देते हैं। उनके लिए भी तो कुछ करें। क्या वो इतने ताकतवर हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते? देखिए आबाद का देखें एक दायरा भी होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं। जैसे आपने कहा था कि मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए, इसी तरह का सवाल आपका बनता है। देखिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ आबाद को भी एक दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ कंप्लेन होनी चाहिए, उसके बाद एक्शन ले सकते हैं। रहा सवाल बख्शी साहब का, रियली मैं पर्सनली जो समझता हूँ, ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, लेकिन हर किसी की एक मजबूरी होती है, एक दायरा होता है। यहाँ कोर्ट है, यहाँ रूल्स रेगुलेशन चलते हैं इस मुल्क में, उस सही, ठीक है। यहाँ बुरा सवाल के जितने देखें बात आपने कहा हिसाब से, तो बात हर फील्ड के अंदर कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग होते हैं, इससे कोई इंकार नहीं है। बिल्डर बहुत अच्छे भी हैं, बिल्डर कुछ खराब भी हैं। जैसे आपकी फील्ड में भी मीडिया में काफी लोग अच्छे हैं तो कुछ लोग खराब भी होंगे, इस तरह हर चीज में होता है। इसका जो आप चाहते हैं कि जो वो बिल्डर मार्केट से आउट करना चाहते हैं, उस बिल्डर को मार्केट से आउट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, एक ही कम्युनिटी कर सकती है, वो है बायर। जो इनके बायर होते हैं वो ऐसे बिल्डरों से माल लेते क्यों है? पहला सवाल तो ये है। क्योंकि आप देखें कि अगर आप कोई भी बायर है, अगर वो इंक्वायरी करे कि मैं जिस बिल्डर से माल ले रहा हूं उसके पुराने प्रोजेक्ट की क्या हाल है, उसने किस टाइम पे कब्जा दिया, किस टाइम पे पोजीशन दिया, और कितना यानी उसने मटेरियल जो कहा था वो यूज किया कि नहीं, तो तकरीबन पता चल जाएगा कि बिल्डर कैसा है। तो फिर उस बिल्डर में अगर बुकिंग करना ही छोड़ दे, हसन बख्शी में आपने कहा रूल्स एंड रेगुलेशन, हसन बख्शी में इतना दिल गुर्दा है कि वो मेंबरशिप पे कैंसिल करता है।
करता है? देखिए बात दिल गुर्दे की नहीं है। हर किसी के वो रूल्स होते हैं, कुछ उसको फॉलो करना पड़ता है। एक आप कह सकते हैं कि यूं कर दे। देखिए एक बंदा जो सीट पे बैठा हुआ है, वो एक रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके कायदे कानून होंगे, उसका एक दायरा होगा जिसमें बैठ के वो काम करेगा। जब तक कंप्लेन, एक स्ट्रॉन्ग कंप्लेन नहीं है, एविडेंस पूरी तरह से नहीं है, उससे पहले वो कैसे एक्शन लेगा? तो मकसद कहने का, हम किसी एक के ऊपर क्रिटिसाइज करने से बेहतर है कि बायर अपने आप को सही करे। पहले बायर उस बिल्डर में काम क्यों करता है जिसकी रिपोर्टेशन अच्छी नहीं है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसमें बुकिंग क्यों कराई जाती है? अगर बायर एक तरह से ये सोच लें कि हमको उससे माल लेना ही नहीं है जिसकी रिपोर्टेशन अच्छी नहीं है, तो वो बिल्डर सब आउट हो जाएंगे जो टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बार अडवाणी साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। और फिर ये हमने पॉइंट उठाया था, कराची में ये बड़ा मसला है कि लोगों के पैसे फंस जाते हैं। हमें आए रोज़ लोग शिकायतें करते हैं, उन बिल्डर हजरात का नाम लेते हैं, कहते हैं जी वो अब क्या करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे वालिद साहब अब गुजर गए, बुकिंग उन्होंने की थी, अब बकाया पैसे हम लेने जाते हैं तो हमें मिलते नहीं हैं। क्या इससे अभी जान नहीं छूटी लोगों की? वही बात आ जाती है अडवाणी साहब वाली, हाँ। कि अच्छे बुरे हर जगह पे लोग हैं ना। देखें इतना बड़ा कराची बसा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो डिलीवर हुई है ना। अभी कराची पूरा शारा फैसल ले लें, गुलिस्तान जोहर ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, आप हैदरी ले लें, तो ये सारा जो है आपका सुजानी तक जाए, तो कुछ लोग हैं जो इस पूरी बरादरी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं। मतलब आपकी मेजोरिटी जो है वो डिलीवर कर रही है, जब भी तो ये सक्सेस है इंडस्ट्री। ऐसा तो नहीं है। अब बात आपकी वहीं आती है, जो खराब होता है ना, तो वो नेगेटिविटी ज्यादा काम कर रही होती है, वो उसका शोर ज्यादा होता है। तो उसका प्रॉपर एक फोरम है आबाद के अलावा, फिर ये आपका केबीसी है, वहां जाके अपनी कंप्लेन दे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आबाद वाला भी लेता है, वो भी बुलाते हैं उसे, बिल्डर को, उससे कहते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन दो, क्यों इसकी आपने पेमेंट नहीं दी या आपने इसको डिलीवर क्यों नहीं किया। तो वो प्रोसेस एक चल रहा होता है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, पूरी है इतना कि वो मेंबरशिप कैंसिल करें जब प्रूफ हो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब क्योंकि उसका शोर प्रोपेगेंडा नहीं है ना, उसको अपने इंटरनल हमारी जो ये आबाद की जो है मेंबरशिप को बाइंडिंग के साथ, और उसको प्रॉपर उसको देखा जाता है, फिर इसकी अप्रूवल। और अब तो इन्होंने बहुत सारी चीजें थ्रू आबाद ही केपीसीए ने बाउंड किया हुआ है, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अब एसबीसीए कहलाता है। कहने का मकसद है कि आम आदमी को, इसलिए कि वो बिल्डर्स और उसके आबाद की है ना, तो बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी बन गई हैं कि दिन ब दिन मेंबर जो होता है, जो प्रोजेक्ट कर रहा होता है, उसकी बाइंडिंग्स बढ़ गई हैं। छोटी से एक तरह से आबाद भी लेता है बाज दफा, और वो उसको एसबीसीए को देता है, उसकी बाइंडिंग में वो भी शामिल होता है। अब ये कि पुराने केसेस हैं और कुछ लोग बिगड़े हुए हैं, आस्ते आस्ते बहुत सी चीजें बेहतर हो रही हैं। वो एक था नस्ला टावर जी, देखिए बिल्कुल सब कुछ प्रॉपर था। अब आप उसको अगर जाते हैं तो उसके साथ ज्यादती नहीं हुई। जब एहतजाज हुआ था ना, वो जी हाँ, आपको शायद दिल में ना हो। जी, मुझे मेरे इल्म में है। जब वो फाइनल एहतजाज हो रहा था जी, तो मैंने कोशिश की मैं अपनी सहाफती खिदमत वहाँ दूँ। जी हाँ, तो मैं नहीं जाता इस तरह के हालात में, लेकिन मैं गया, नहीं हुई। फिर मुझे पत्थर पड़ा सर पे। नहीं, पैसे भी नहीं मिले। नहीं, पैसे भी नहीं मिले अभी तक वो लाठीज को, उन लोगों को। वो कहाँ है सारा मामला अभी? वो तो खैर अब किसी वक्त तो था कि वो प्रोजुडाइज हो जाएगा और मामला ये हो जाएगा। देखिए, दो बिल्डिंगों का था, एक इस्लामाबाद की थी, एक कराची की थी। तो कराची की बिल्डिंग टूटी, इस्लामाबाद की नहीं टूटी, सेम ऑर्डर था। अब वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाएंगी, आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे। लेकिन जस्टिफिकेशन ये है कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लोगों को उसको प्रोसीड में रखना था और उसको कंप्लीट पहुंचाना था उस जगह तक जो लोगों का हक है। वो बंदा भी मर गया जो बिल्डर था, बताएं यार। और सबसे बढ़कर ये कि कितने ऐसे लोग थे, उन्होंने तौबा कर ली कि पाकिस्तान में हम आएंगे नहीं। नेशनल टावर के अंदर 3-4 आपके बाहर के लोग रहते थे। बाहर से मतलब ये कि सारी कमाई इन्होंने पाकिस्तान में रख दी थी अपनी। चले, मैं एक कॉल ले लूं। सीनियर सहाफी और PFU के सीनियर रहनुमा लाला असद पठान साहब ने ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे लाला असद पठान साहब। शुक्रिया साहब। सर जी, सबसे पहले सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आज आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने भी पैगाम जारी किया, और सिर्फ पैगाम तक बात नहीं और सिर्फ स्टेटमेंट दे देना। फिर बहुत सारी पाकिस्तान में सहाफ़ती तंजीमें हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, लेकिन जिस मुल्क में आप और हम सहाफ़त कर रहे हैं, आए रोज़ मुझे लगता है साल में 1 या 2 को तो आसान कर दूँ, फड़का दिया जाता है, मार दिया जाता है गोलियाँ। मैंने वो अभी रिसेंटली हमारे मेट्रो के इम्तियाज मीर साहब का वाकया आपके सामने।
देखिए साजिद, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान हमारी जो रियासत है वो अभी तक जर्नलिस्टों को वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकी है जो दुनिया में जर्नलिस्टों को हासिल है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ भी कोई अच्छे हालात नहीं है, एक जैसे ही हालात है। वहाँ भी जर्नलिज्म को जो है वो पनपने नहीं दिया जाता, वहाँ पर आए रोज जर्नलिस्टों को कत्ल किया जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी अब तक जो आदाद शुमार PFUJ के पास है उसके मुताबिक तकरीबन 200 के करीब जर्नलिस्टों को किसी न किसी जो है वो तरीके से कत्ल किया गया है। चाहे उनके फुटप्रिंट्स किसी दहशतगर्द तंजीमों की तरफ जाते हैं, किसी के फुटप्रिंट्स रियासत की तरफ जाते हैं, मगर अब तक उनकी केस की किसी भी किस्म की कोई तहकीकात नहीं हो पाई ताकि अवाम को, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट बिरादरी को और PFUJ को ये पता चल सके कि आया इन जर्नलिस्टों को कौन कत्ल कर रहा है। जिस तरह आपने इम्तियाज मीर का जिक्र किया, तो अभी चंद रोज पहले इम्तियाज मीर के हवाले से हमारी कराची पुलिस ने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि उसमें जो है वो सेक्टेरियन ग्रोह मुलविस है और उनको जो है वो उन्होंने कत्ल किया है किसी इल्जाम के तहत। मगर ये तो सब कहानियां हैं, वो कहानियां तो हम काफी 70 बरस से सुन रहे हैं, मगर अब तक किसी भी जर्नलिस्ट के कातिल को सजा नहीं हुई किसी भी अदालत से। एक ही जर्नलिस्ट आज जो है वो वली बाबर, जिसके कत्ल को सजा हुई थी मगर उसको बाद में हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया था सबूतों की अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर। तो अब कोई ऐसे अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान में कि जिसको हम बेहतर कह सकें या मुस्तकबिल के लिए तो कोई इस पे असद लाला असद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कोई इस पे चार्टर्ड ऑफ डिमांड या कोई आप लोगों ने प्रपोजल हुकूमत वक्त को, सूबाई हुकूमत को दिया है कि व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं, हमें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? देखिए साजिद, हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कई बार अपना चार्टर ऑफ डिमांड न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को भेजा है, उसके अलावा सूबाई हुकूमतों को भेजा है। और हमारा बारहा ये डिमांड रही है कि पाकिस्तान में किसी एक जर्नलिस्ट के कातलों को जो है वो टेस्ट केस के तौर पर अदालतों के जरिए सजा दिलाई जाए, ताकि पाकिस्तान की सोसाइटी को ये लगे, ये महसूस हो, या उन कातलों को भी ये महसूस हो कि अगर से किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई सख्त इक़दाम किया जाएगा या उसको जान से मारने की कोशिश की जाएगी तो पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक कानून है, उसके तहत उनको सजाएं मिलेंगी। मगर बदकिस्मती से इस मुल्क में किसी को भी सजा नहीं होती, तो इसलिए सहाफ़ी यहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मगर उसके बावजूद, क्योंकि ये प्रोफेशन हमने बाय चॉइस किया था, इसमें ये किसी ने हमें इसमें आने के लिए नहीं कहा था, हम अपनी मंशा से यहाँ पर आए थे, तो इसलिए हमारा काम है कि इन तमाम मुश्किल हालात को सामने रखते हुए इनसे बचते बचाते इस मुल्क के अवाम तक सच पहुँचाते रहें और वो तमाम चीज़ें मुल्क के अवाम तक पहुँचाते रहें जिसके वो सुनने के ख्वाह हैं, और उनका हक है ये, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ही इस मुल्क के मालिक हैं और वो टैक्स पेयर हैं, उन्हीं के। अच्छा, वैसे लाला असद साहब, वैसे टॉपिक से हटकर मैं ऐसा मन चाहा कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपका एक तवील सफ़र है शोबा सहाफ़त से, क्या कभी आपके ऊपर प्रेशर आया या कोई किसी ने आपको हिरासा करने की कोशिश की, आप कभी अदब तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहे? देखिए, पाकिस्तान में तो जो भी जर्नलिस्ट है मुझ समेत वो किसी न किसी तरीके से कभी न कभी थ्रेट्स आते रहते हैं ना। यानी आप किस तरह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट हो, वो जर्नलिज्म करे और वो अवाम की बात करे, जमहूरियत की बात करे, आज़ादी सहाफ़त की बात करे, और वो कहीं न किसी तरीके से थ्रेट का शिकार ना हो। तो ये सभी इस माशरे में रहने वाले, हमारे जो पाकिस्तानी माशरा है इसमें रहने वाले, और या तो हुकूमत की तरफ से उन पर थ्रेट्स हैं या सेक्टेरियन ग्रोहों की तरफ से उन पर थ्रेट्स हैं, या और जो यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी तरफ से थ्रेट्स हैं। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से जर्नलिस्ट को निशाना बनाता है, क्योंकि वो आसान हदफ है, क्योंकि कलम का मजदूर है, उनको पता है कि इसके पास कलम के अलावा और कोई ताकत नहीं है, वो कलम से और अपनी जुबान से बोलता रहेगा। और यही काम है हमारा कि हम सच बोलते रहें, सच दिखाते रहें और सच लोगों के सामने लाते रहें। सही है, हम पब्लिक के एम्बेसडर हैं और हमें फ़ख्र, हम ये करते रहेंगे और हम मज़म्मत करते हैं कि आप भी इन हालात से गुजरे। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया लाला असद पठान साहब, आपने कीमती वक्त दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और CM KP के सुहेल आफरीदी साहब बड़े शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। वो जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है या कि CM की जब कुर्सी पर वो बैठे हैं तो खासे प्रेशर में नज़र आते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं पख्तून हूँ,
मैं प्रेशर में नहीं आऊँगा। क्या कह रहे थे वो मौसूफ कुछ दिन पहले? प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं, और किसको सुनवाएं? इखलाक हाशमी साहब ने मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, PMLN से आपका ताल्लुक़ है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के करीबी लोगों में आपका शुमार होता है। पहले आपको सर खुश आमदीद कहेंगे। अब जैसे आप सीट पर आके बैठे हैं ना, तो अब हम आपके ऊपर ये बम गिराने जा रहे हैं। सुनवाएं दीजिए ज़रा। फौजी मर रहे हैं, वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमजदा व अफसुर्दा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमजदा हैं, अफसुर्दा हैं। गलत पॉलिसियां और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वजीर आजम का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। मेरा भाई गांव जो है वो वादी में गया है ना हो, वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है? जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान है, वहाँ के अमायदीन है। पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फर्ज करे उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके। जी हाशमी साहब, सुना आपने, बंद कमरों में फैसले करेंगे तो फिर मुस्बत नताइज नहीं निकलेंगे। अब बंद कमरों में फैसले आप क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हमें एतमाद में लें। हमें दुख है कि जब फौजी जवान मरते हैं या सिविलियन मरते हैं, लेकिन कैसे कोई फैसला कर सकता है मेरे गांव का, मेरे मामलात का? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुहेल आफरीदी साहब जो वज़ीर KP हैं, उनकी जब कोई बात आप सुनते हैं या उनके चेहरे से, उनके किसी भी इक़दाम से या किसी भी तरीके से, तो वो जो है ना लगते ही नहीं है कि किसी इतने बड़े सूबे के जो है वज़ीर आला हैं। नहीं, वो तो आपको नहीं लगते ना, लोगों ने चुना है ना उनको। नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। नंबर 2, ये इसी तरह बिल्कुल जैसे बुज़दार को लगाया था ना, सेम वही कॉपी है। अच्छा, जिस तरह उसने 3.5 साल पंजाब का बेड़ा गर्क किया, इंशाल्लाह ये भी बेड़ा गर्क करेगा ना KP का। दूसरे नंबर पे कि पहले दिन जो है ना हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, इनकी तबीयत पूछी और उनसे सबसे पहले उन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन किया, तो इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है? हर मीटिंग्स के अंदर ये आते नहीं है, मीटिंग्स में बुलाया गया, ये मीटिंग का इन्होंने बाइकाट किया नहीं है। नहीं, वो ऑपरेशन की बात नहीं, देखिए इनके वो कह रहे हैं कि हमसे पूछ के करें ऑपरेशन। देखिए आप कैसे हमारे गांव का फैसला कर सकते हैं? कैसे आप इलाकों का फैसला कर सकते हैं? वो कह रहे हैं हमारे पास कौमी अमायदीन है, हमारे पास मशरान है, हमारे यहाँ वडेरे लोग हैं, बैठे हैं ना बुजुर्ग, आप कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? वहाँ तमाम फैसले जो KP के होते हैं ना, वहाँ के अमायदीन और जरगा सिस्टम वालों से, तो वो कह रहा है आप आए दिन ऑपरेशन, आए दिन ड्रोन। नहीं तो कौन लेकर आया था? मुझे बताया कि गुड तालिबान किसने कहा था? इमरान खान ने कहा था ना, गुड तालिबान। उन्हें लाके वापस आबाद किया गया। आज तक हम भुगत रहे उस चीज़ को ना, कि अफगानिस्तान वाले भाई हैं हमारे। आज अफगानिस्तान वालों ने जो पाकिस्तान के पुश्त के अंदर जो खंजर मारा है या मार रहे हैं, या जो दुश्मनी यानी कि हम पहले भी कहते थे और आज फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इनसे कोई तवक्को नहीं है अफगानिस्तान के पठानों से, जो ना वो पख्तून है या जो भी है। नहीं, ये तो अब वो जो कह रहे हैं मेरे लिए तो मैं पाकिस्तान नहीं, देखे अफगानी नहीं है। नहीं, देखे बात सुने, इनकी जो PTI की जो यानी कि सहूलतकार थे वो तो तालिबान थे ना। अच्छा, इल्जाम लगा, तालिबान थे। मसला ये कि आज पाकिस्तान सबसे पहले हमें होना चाहिए। दूसरी बात है सारी बात पीछे सुहेल आफरीदी भी कह रहा है आप वज़ीर आला हैं, आप सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें। जिस तरह अमीन गंडापुर ने या जो भी यानी कि वज़ीर आला आते रहे वहाँ पे ना, आज KP के अवाम का बुरा हाल है, बेरोजगारी है वहाँ पर, दहशत गर्दी है वहाँ पर, यानी कि बहुत बुरा हाल है सूबे का। आप अपनी आवाम के सूबे की हालत तो सही करें ना। आपने एक एजेंडा ले लिया, वन एजेंडा, जो अदालतों का काम है, इनका काम नहीं है इमरान खान को छोड़ना या इमरान खान को छुड़ाना। पहले देखें अमीन गंडापुर भी आया, वो कितनी दफ़ा 2 दफ़ा वो काफिला लेके इस्लामाबाद आया, तो क्या हुआ? उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, सिवाय लोगों के जनाब बेचारे ज़ख्मी हुए लोग, हमारे यहाँ पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। आज हमारी फ़ौज के जवान जो है शहीद हो रहे हैं KP के अंदर। किस लिए शहीद हो रहे हैं? तो ना करवाएं वो नहीं, आवाम के लिए शहीद हो रहे हैं। अगर वो शहादतें ना दें तो ये लोग रात को सो नहीं सकते थे अपने घरों के अंदर। ये
आज मगरब के बाद जो ना तालिबान, मगरब के बाद आपको पता है केपी के अंदर जो ना तालिबान की हुकूमत होती है, ये खत्म करे ना, क्यों नहीं खत्म करते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छा, ये इनके जनाब इसलिए नहीं ऑपरेशन होने देते ना, ये कि हमारी फौज जो है ना उन्हें पकड़ पकड़ के मार रही है, उन्हें घरों से निकाल के मार रही है उन्हें ना। चले पहले जो क्या होता था, खुद इनके लोगों ने कहा, इनके लोगों ने खुद कहा कि जी सवात के अंदर फलां फलां जगह तालिबान फैसले कर दे, इनके अपने लोगों ने कहा था। आज केपी के कम से कम जो ये हमारे इलाके में जो शहादतें जो हमारे फौजी दे रहे हैं, यार ऐसे तो नहीं फौजी दे रहे हैं, अपने अमन के लिए दे रहे हैं। अशरफ साहब सही कह रहे हैं, वो जो सोहेल आफरी साहब कह रहे थे बंद कमरों में ना करें फैसले, पोजीशन के हवाले से ये बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ हकाइक की। देखें, ये तो सही तयशुदा बात है कि अफगानी पाकिस्तान के साथ कभी भी सिंसियर नहीं रहा, ये तो प्रिंसिपल बात सही है। जो उसके हुक्मरान हैं, आप ले लें, पुरानी हुकूमतों को भी ले लें, तो वो भारत नवाज ही रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और बीच में थोड़ा सा वक्त अच्छा आया था जब तालिबान को हम लोग ही आगे बढ़ा रहे थे और उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर रहे थे। थोड़ा सा वक्त बड़ा सॉफ्ट आ गया था कि इसमें ऐसा लगता था कि शायद आने वाला वक्त ये हमारा बेहतर हो जाएगा इनके साथ। अच्छा, ये जितना भी लिबरल हम रहे हैं, जितने हमने इनके जो लोगों को यहाँ बसाया है, रखा है, ईरान ने भी नहीं रखा इस तरह से, न किसी और मुल्क ने रखा। अच्छा, हमने इस बरादर मुल्क की इस अप्रोच को लेके ही चले कि चलो ये खाना जंगी हुई है और इतना सारा बुरी तरह से तबाह हुआ है, तो किसी तरह से इनको मदद हो जाएगी और ये लोग हमारे साथ सिंसियर हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब लोग दहशतगर्द हैं, ये सब लोग ये खराब हैं। पॉलिसियां जो अफगानी हैं वो पॉलिसियों ने सबको खराब कर दिया, वरना हमने अभी तक तो इनको ऐसी तरह से मेहमान नवाजी के अलावा एक तरह से शहरी सहूलतें थी, बिजनेस भी करते थे, आना जाना भी फ्रिक्वेंटली था। ये पॉलिसियां जब शिद्दत से वो जब भारत की मानने लगे ना, तो इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को समझ आ गई। अगर चुनाव मैं करूं, जब से ये भारत की प्रॉक्सी बने, जब से ये भारत के किराए के कातिल बने, बिल्कुल, जब से ये भारत के लिए गुंडागर्दी करने लगे, ऐसा ही है। जब ये भारत में जाके वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा जब बैठ गए वहां पे और उन्होंने वहीं से स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, तो फिर हुकूमत को ये समझ में आ गई कि भाई ये दूसरी बी टीम है भारत की, तो इन्होंने पॉलिसी बड़ी शिद्दत से चेंज की। इससे पहले तो हम लोग इनको बड़े अच्छी तरीके से आवभगत करते थे। मैं एक कॉल ले लूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद बाजवा साहब। जी थैंक यू, मेहरबानी। बाजवा साहब, ये जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, ये आपकी है या आपकी नहीं है? नहीं, देखिए जी, हम वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके समझो कि उनके मददगार सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? हमारी नहीं, अच्छे कामों में कर रहे हैं, बुरों में नहीं कर रहे? नहीं, बुरे में तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर चीनी 210 रुपए मिल गई, अब हम फीकी चाय पिए, अब हम घर में खीर ना बनाएं, अब हम मीठा ना बनाएं, और जो मिठाइयों वाले हैं वो मिठाइयों की दुकानें बंद कर दें। हमारे पास चीनी वाफर मिकदार में थी। कादिर पटेल कहते थे ना इमरान खान को, राइट पे देखो चीनी चोर, लेफ्ट पे देखो आटा चोर। अब जब ये हुकूमत चीनी चोरों को नहीं पकड़ रही, तो आप हुकूमत में क्यों बैठे हैं फिर? नहीं, देखिए जी, अगर हम हुकूमत से निकलते हैं तो ये फिर सिस्टम सारा गिर जाएगा। अच्छा। सिस्टम को बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना एक परेशानी, जो एक खान साहब की जो एक बला हुकूमत थी, उससे बड़ी मुश्किल से खान साहब की बला हुकूमत हमने निजात दिलवाई थी। तो अब हम ये नहीं चाहते कि रोज रोज जो है वो हुकूमतें चेंज हो। अगर आज पीपल्स पार्टी अपना कंधा निकालती है मौजूदा गवर्नमेंट से, तो फिर वो कहाँ खड़ी है? इनका धड़ंग तख्ता हो जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल, एक दिन नहीं चल सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। तो फिर ये आपकी मान भी तो नहीं रहे ना? नहीं, बस हम यहाँ आपकी बात दुरुस्त है, कई जगह वो हमारी बात नहीं मानते और कई जगह पर वो हमारी बातें मान भी लेते हैं, लेकिन ये जहां तक ये चीनी का जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये आम लोग इसकी बददुआएं दे रहे हैं। ये लोग बहुत परेशान है। प्राइम मिनिस्टर को इसका नोटिस लेना चाहिए। हालांकि ये जो चीनी के जो आप ठीक है, आप बाजवा साहब लाइन पे रहें, बददुआएं दे रहे हैं लोग, आप लोगों को बददुआएं दे रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पार्टनर कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि देखें पहले टमाटर नीचे आ गया ना, हाँ। चीनी भी इंशाल्लाह जल्द नीचे आ जाएगी। सर कब आएगी सर? नहीं, इंशाल्लाह एक दो दिन में। अब ये ओपोजिशन के नहीं है बाजवा साहब, ये आपके साथ बैठने वाले लोग हैं,
नहीं हमारी पार्टी के हिस्सा है ये। अच्छा, कमाल वो कर कह रहे हैं बदवाएं दे रहे हैं इन लोगों सदर को इनके है, गवर्नर इनके हैं, तमाम इनके चेयरमैन सेनेट इनका है, तो कहाँ से मतलब गुनाह में बराबर का शरीक है ये। बराबर के शरीक हैं जाले इनके। तो सर क्यों फिर आप ऐसे कर रहे हैं? आप तो गुनाह में बराबर के शरीक हैं बाजवा साहब। मुझे पता है जो अहम पोस्ट मीठा मीठा इनके पास है सारे। अच्छा बाजवा साहब आप सुन रहे हैं? बाजवा साहब सुन रहे हैं? अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब क्या आपको बात आ रही है? जी मुझे बिल्कुल सर आपकी आवाज आ रही है। हाशमी साहब कह रहे हैं कि आप हमारे साथ गुनाह में बराबर के शरीक हैं, आप उसी गंगा में ही नहा रहे हैं जिसमें हम भी नहा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम किसी गंगा में नहीं नहा रहे। देखिए हमें सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया, हमने वहाँ सूबाई गवर्नमेंट बनाई है। हमें अगर बलोचिस्तान में मैंडेट मिला, हमने बलोचिस्तान की गवर्नमेंट बनाई है। हम वफाक में हमने कोई वजारत नहीं ली है, ना हम इक़्तिदार का हिस्सा है। हाँ, अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी गुनाहगार हैं, तो अगर ऐसी बात हुई तो फिर हम अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आप लोग महंगाई के खिलाफ आए थे, हम सबका यही एजेंडा था, नून लीग का भी और हमारा भी, कि हम महंगाई के खिलाफ आएंगे। हमने इस पर एहतजाज भी किए हैं, हमने रैलियां भी निकाली, हमने उस वक्त गवर्नमेंटों के खिलाफ काम किया। लेकिन नून लीग को चाहिए कि कम से कम अब हमें इतना मजबूर ना करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अब हमने जो सहारा दिया हुआ है। वो राणा साहब, राणा सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जाती, इनके तिलों में इतना तेल ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। जब हम चले जाएंगे तो फिर इन्हें भी पता है कि ये कहाँ खड़े होंगे सब। अभी देखें हाशमी साहब ने कहा है कि तुम लोग पुरानी तनख्वाह पे काम करोगे, हमारे साथ ही बैठोगे, कहीं नहीं जाते। हाशमी साहब मेरे दोस्त हैं। अगर बाजवा साहब देखें, इस महंगाई के खिलाफ मैं भी हूँ, तमाम पाकिस्तान की अवाम खिलाफ है, और हमें ये शिकवा है अपने वज़ीर-ए-आज़म से भी कि अब तमाम काम छोड़ के इस महंगाई के खिलाफ जो ना ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा जो है जिम्मेदार है, क्योंकि आपके देखें बड़ी माजत के साथ यहाँ हमारे सूबा सिंध के अंदर जो है ना फूड डायरेक्टर या जो भी डिपार्टमेंट्स है वो नजर नहीं आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चेक करते अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप काम नहीं देखे। मैं सियासत से हट के बात कर देखे, मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ। मैं रिश्वत लेते, नोट लेते, उनके जो क्लर्क्स और चपरासी है ना, मैं यानी शायद गवाऊं असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल कॉलोनी। अच्छा, मैं खुद खड़ा हुआ था वहां पे, नाम जो भी है वहां पे, यकीन करें उनका ड्राइवर और क्लर्क जहाँ पैसे लेके जाता है दुकानदारों से, दूध वालों से पैसे लेके जाता है। चले निशानदेही कर दी लाइव शो में। आप करें, कल चेक कर लें, आप करें आप बाजवा साहब। मैं देखें हम भी इसके खिलाफ हैं। जी हाशमी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरी अर्ज ये है कि देखिए, कोई चीनी सस्ती करनी 18वीं तरमीम का या सूबों का काम नहीं है। बात चीजें जिस तरह बिजली की कीमत ऊपर नीचे करनी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर नीचे करनी, और मुल्क का दिफाई मामला, ये सब फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसलिए सूबाई गवर्नमेंटों को इतना इख्तियार नहीं है। करेंसी को बनाना छापना अगर हमारे अंडर हो तो हम पूरा पाकिस्तान खुशहाल कर दें। चले ठीक है। जो चीजें फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, उनमें फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को जीने का हक दे। ओके, ठीक है, आ गया। ठीक है बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे आपका पॉइंट। और अशरफ मेमन साहब, ये चूंकि अब ये बैठे हैं ना, हुकूमतों का रवैया होता है कि वो मसाइल को हल करें, बिल्कुल नहीं करें तो हाथ जोड़। मैं आपको बताता हूँ, ये हुकूमत जो है ना माँ जैसी होती है, लेकिन ये हुकूमत सोतेली माँ जैसी है। ये वाली शहबाज हुकूमत पूरी आपकी जितनी भी हुकूमतें हैं जो फैसले कर रहे हैं, ये सोतेली चाहे वो आपके चैलान के हवाले से नहीं है। ये कैसे है मुझे बताएं। अवाम जो है महंगाई के उस चक्की में पिस रही है और सब मजे ले रहे हैं, सब अपने अपने मामलात में पूरी तरह यकसोई में लगे हुए, अपने हुकूमत को बढ़ाने के लिए, हुकूमत को मजबूत करने के लिए जो तदारुक करता है अपने हिसाब से। इस अवाम का कौन सोचता है? ये 210 रुपए एक दिन में, एक घंटे में तो नहीं पहुंची। ये प्रोसेस है ना, 180 रुपए आई, फिर 190 आई, फिर 200 आई, अब 210 रुपए हो, कल 220 रुपए की आप सुनेंगे। तो ये इसके बाद अब आप मुझे बताएं, 220 के बाद अगर वो 190 रुपए करते हैं तो ये फिर वही बात आ जाती है। जब मैंने एक वक्त आपसे कहा था वो गैस वाली बात की थी, फिर दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ कि जब तक ये मजे लेते रहेंगे, ये लोग अपना प्रॉफिट, अपना करोड़ों अरबों रुपया ले लेंगे, इसके बाद आप 220 से 200 रुपए आप कर देंगे, फिर आप कहेंगे हमने 20 रुपए कम कर दिए। तो ये मजेदार बात है कि आप किस तरह के सिलसिले कर रहे हैं। ठीक है, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि वफाकी हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारी है, IMF भी सर पे है और फिर हम IMF के पास तो जाते हैं, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि बजट वही बनाता है, वही तजावीज़ देता है कि इस कप पे इतने मार्जिन रखना है, इस कप को इतने में बेचना है, और फिर वफाकी हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है। ऐसे ही है इखलाक हाशमी साहब? बिल्कुल है। नहीं, ये जो देखिए शुगर का जिस तरह का मामला है ना, आप मुझे ये बताएं, जब आपके पास सरप्लस था तो ये फेडरल कैबिनेट ने अलाउ क्यों किया, जब इनको पता था कि ये बाद में कहीं शॉर्टेज हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो जो शुगर एसोसिएशन है उसने एश्योरेंस किया था कि ये शुगर शॉर्ट नहीं होगी, हमारा सीजन अक्टूबर में शुरू हो जाएगा और हम दोबारा प्रोडक्शन पे ले आएंगे। अब वो स्टेटमेंट लोगों को याद नहीं रहते, उस वक्त जब बात हो रही होती है तो उस वक्त बड़ा सब खुश और सब अच्छा नजर आ रहा होता है, तो सबने एक्सपोर्ट कर दिया और रेट इनको इंटरनेशनली मार्केट थोड़ी अप थी तो उसके रेट इनको बेहतर मिल गए, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, उसमें से उनको जो इंसेंटिव्स जो मिलने थे वो मिल गए रिटर्न में। इसी तरह अब इंपोर्ट में आपको डेफिशिएट आपको करना पड़ रहा है, रेट आपको लाजमी बात है, जो इंपोर्ट पे आपकी ड्यूटीज है वो आपको कम करनी पड़ रही है क्योंकि पैसा जा रहा है पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और बाहर से चीनी आएगी। तो अब क्या होता है कि यहाँ का जो बिलियनर हो गया आदमी, अभी ये जो लोड है ये तो आवाम पे पड़ रहा है, 160 रुपए से 210 रुपए तक। देखें 5-10 रुपए की फ्लक्चुएशन होती तो लोग सह जाते। अभी मैं तो लोगों से ये कहता हूं कि ये एडवाइस है कि खुदा के लिए अपनी कंजप्शन जो है ना 50% रिड्यूस कर लें आप। ये 130 रुपए किलो चीनी हो जाएगी। गुड़ खाना नहीं, गुड़ तो उससे ज्यादा महंगा है। मैं आपको बता दें कि बात ये है कि दुनिया में एक शऊर है कि एक जब कंसेप्शन आपको जब पता चलता है कि ये चीज महंगी हो रही है, दुनिया में बहुत से मुल्कों ने ऐसा किया है और सिटीजन्स ने किया है, शहरियों ने किया है, को अपनी जरूरत उन्होंने कम कर ली, रिड्यूस कर ली। तो वो जो है वो जो जरूरत की चीजें सरप्लस जब हो जाती हैं तो खुद ब खुद, मिसाल के तौर पे एक मुल्क में अंडे कम पड़ मतलब महंगे हो गए, उस मुल्क ने अंडों में लोगों ने कहा कि अंडे हम इसका रिप्लेसमेंट हम दूसरी चीजें पे जोर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यही है कि उसको यही है सर। अब चूंकि हुक्मरान आप कंज्यूमर आप है ना, हुक्मरान पेट्रोल भी आप आए दिन महंगा करते हैं, चीनी भी आप आए दिन महंगी करते हैं, तो अब फिर कौम को क्या अब माजरत करेंगे या कि कहेंगे कि नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, और कैसे करेंगे वो बताएं, फार्मूला बताएं। नहीं देखें, बात ये है कि सीधी सी मैं पहले भी बात करता है, अभी भी मैं कर रहा हूँ, एक पार्टी से हटके मैं बात करता हूँ कि देखिए जब तक हमारे जो हुक्मरान है ना, ये चीनी महंगी तो होती है ना, 2 रुपए 1 रुपए महंगी होती है, लेकिन आगे जाके 4 रुपए 5 रुपए आगे वज़ीर आज़म शहबाज साहब डर रहे हैं चीनी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करने। मैं ये नहीं कहूंगा, तो आप उनको कहें ना, एडवाइस दें, मशवरा दें कि वज़ीर आज़म साहब। नहीं, मैं खुलेआम ही बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, अब थोड़ी सी मसरूफियात कम करके अवाम की तरफ तवज्जो दें। महंगाई बेइंतहा है, आप चीनी की बात कर रही हैं, तमाम चीजें महंगी हैं यहाँ पे, और मसला ये है कि इन तमाम चीजों को कौन कम करेगा? आप सूबाई हुकूमतें ठीक है जी, 28 तरमीम के बाद इख्तियार आते हैं, आप लोग कम करेंगे, हुकूमत आपकी है। हमें फिर जो है दोबारा वो बात कोई कहेगा, अगर मेरा प्रोग्राम को देखेगा कि ये नून लीग के चमचे हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा भी वहीं पहुंच जाऊंगा कि एक दूसरा सूबा भी तो है ना जहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वहां पे ना बड़ी खुशी होती है देख के। तमाम मरियम नवाज साहबा की बात कर रहा हूं मैं। तो बाकी सूबों के अंदर भी वज़ीर ऑर्डर्स करें ना, अगर तो जो नहीं मानता ना सख्ती से मनाए, उनके वज़ीर आला को सख्ती से कहें। ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। खुर्रम शहजाद साहब ने हमें कॉल पे ज्वाइन किया है, PMC के चीफ कोऑर्डिनेटर। सर खुश आमदीद खुर्रम साहब। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई, क्योंकि सर आज सहाफ़ियों का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है, जराइम के खिलाफ, खात्मे के खिलाफ सहाफ़ियों के बड़ी इक़दामात हैं और सहाफ़ियों ने बड़ा जुल्म सितम सा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ये जारी है, क्या कहेंगे? देखिए जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस कीमती दिन पे हमें याद रखा और सहाफ़ियों की नुमाइंदगी के लिए और इस दिन की खासियत बयान करने के लिए और अहमियत उजागर करने के लिए। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों का आलम है, 2025 में इस वक्त हम 180 के इंडेक्स में 158 पे आ चुके हैं। गुज़श्ता साल हम 150 पे थे और 2023 में हम 148 पे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो इंतहाई गंभीर है। कोई भी सहाफ़ी ना आज़ादाना खबर दे सकता है, ना ही आज़ादाना सहाफ़ती सरगर्मियां सर अंजाम दे सकता है। सही। पाकिस्तान में सहाफ़ी बिल्कुल गैर महफूज है, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी। इन दोनों ने बिल्कुल सहाफ़ियों के लिए कोई मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं तैयार किया। सहाफ़ी मार खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं।
लेकिन अब तक अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त केसेस बने या जो शहीद हुए हमारे जो सहाफी भाई वो सिंध में है। सिंध में अगर आप देखें तो सिंध में अभी तक किसी को भी टेस्ट केस बना के ना सजा दी गई और ना ही किसी सहाफी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। जब कोई बड़ा वाकया पेश आ जाता है तो हमारे जो हुकूमती लोग हैं, जो लॉ एनफोर्सेस के अदारे हैं, वो हरकत में आ जाते हैं और वो बयानबाजी तक सिर्फ महदूद रहते हैं। अगर बात सिर्फ जराइम की जाए तो जराइम पेशा अफराद नहीं, हम तो लॉ एनफोर्सेस के अदारों से और जो हुकूमती अदारों से भी महफूज नहीं है। हम जिसका करप्शन को एक्सपोज करते हैं वो हमारे दुश्मन है, हम जिसकी कहानी एक्सपोज करते हैं वो हमारे पीछे है। ठीक है। अगर यही आलम है तो पाकिस्तान मीडिया काउंसिल वफाक से और तमाम चारों सूबाई गवर्नमेंट से मुतालबा करती है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बताया जाए और बनाया जाए जिसको अमल दरामद करवा के एक सहाफी की जिंदगी और उसका फ्यूचर आसान बनाया जाए। ठीक है। तमाम जितने भी इस वक्त जितने भी चैनल्स मालकान हैं वो आपको पता है कारोबारी हजरात हैं। ओके। कारोबारी हजरात कभी भी स्टैंड नहीं लेते जब तक सहाफी लोग जो है इसमें वो रोल प्ले अपना ना अदा करेंगे। ठीक है। तब तक हम महफूज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मियां खुर्रम साहब ने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और चूंकि हम अब लास्ट में हम आ चुके हैं, आज वज़ीर आज़म साहब ने भी पैगाम दिया कि सहाफ़ियों के साथ बड़ा जुल्म सितम है, बड़ी ज़्यादती है। हम लोग पब्लिक के एम्बेसडर हैं, आप तक बातें पहुँचाते हैं, ऐवान तक बातें पहुँचाते हैं, हुक्काम बाला तक ये आवाज़ जाती है, यहाँ तक आम आदमी को रसाई नहीं है। फिर जब हम जिसकी आवाज़ लाते हैं वही हमारा दुश्मन। नहीं देखिए, मैं खुद बेसिकली आपको पता है जर्नलिस्ट है और मैं जिनेजो साहब के दौर की बात करता हूँ कि एक जब आर्टिकल छपता था ना तो वो उस सहाफ़ी की इज्जत भी की जाती थी, उसे बुलाया भी जाता था, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता था। अब लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जो सहाफ़ी आर्टिकल किसी के खिलाफ लिखता है तो इतना बड़ा माफिया बन चुका है, क्योंकि चैनल्स के मालकान सारे बिजनेसमैन हैं, तो अब वो तो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। सर पहले कॉल जाती है चैनल मालकान को कि इसको हटाओ, जरा इसे हटाओ और इसका प्रोग्राम नहीं करना, इसका ये नहीं। तो ये अब सहाफत जो है एक बंद गली के अंदर पहुंच चुकी है। इसमें हुकूमतों का भी तो किरदार है ना। नहीं हुकूमत नहीं, जिस हुकूमत के मनपसंद सहाफ़ी हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो अच्छी अच्छी बातें करेंगे आप बोलेंगे दादा तेरी तरक्की होगी। देखिए हम बड़े सियासतदानों की बात करते हैं, जर्नैलों की बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें करते हैं, लेकिन आज आपके भी अंदर ऐसे ऐसे सहाफ़ी हैं जो जिन्हें दौर में मैंने वो इमरान रियाज बाहर चले गए। सुन लेना, हमारे सामने वो चाय जो ना उधार पीते थे, आज वो करोड़पति अरबपति हैं। सहाफ़ी आपके सहाफ़ी में बता रहा हूँ, जिन्हें जो दौर की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा। मैं उस टाइम जर्नलिस्ट था, मैं आज भी आर्टिकल में लिखता हूँ, हमें तो कहीं से पैसा नहीं मिला ना हमने लिया पैसा कहीं से। तो मसला ये है कि वो आज करोड़पति अरबपति लोग हैं, आपके सहाफ़ी हैं। आ गया, चले उनकी तहफ़्फ़ुज़ात। अशरफ साहब पब्लिक की बातें बताएं, करप्शन आके अवानों तक पहुंचाएं, हुक्म बाला ही हमें दुश्मन समझते हैं अपना। असल सच जो है ना कड़वा होता है ना। तो बात यह है कि अब इनको सब पता है कि हम कहाँ करप्ट हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ हमारे साथ जो है मामलात डील पे हैं। तो जो सहाफ़ी होता है वो सच बयान कर रहा होता है, तो वो हजम नहीं होता, वो चाहे वो हुक्मरान हो या अपोजिशन हो या फिर वो जो गिरोह हो जिनके मफादात हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, हम ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये जो जितनी भी ना, आप अगर देखें, मैं आपको कहता हूँ छोटी सी मिसाल देता हूँ, पार्किंग का आप इशू उठाते हैं। मैंने एक सवाल किया, सड़कें इथोपिया की और चालान जी कनाडा के, वो पीपल्स पार्टी वाले नाराज। आप वाली बात, अच्छा वो नाराज देखिए ना। अब वो क्या होता है, मैंने अभी इस दोपहर को भी किसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि देखें बात ये है कि ये जो शऊर है ना हमारी यहाँ बिल्कुल तबाह और बर्बाद है। एहसास नाम की चीज ही नहीं है। आप फैसिलिटेट कुछ नहीं कर रहे, आप इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको दबाओ। यही बात है आपकी। देखिए फौरन अब क्यों दबाओ, कैसे दबाओ, तो इनको आसान तरीका यही नजर आता है कि ये कराची का शहरी है ना, इससे जितना ले लोगे ये बोलेगा नहीं। अभी आप देखें वो नंबर प्लेट का मामला अभी गया, अभी ताजा गया है। तो ये जितने सियासतदान है ना, अपोजिशन के हों या आपके मौजूदा सियासी इसमें हों, अपने ऑन रोलिंग में हों, तो ये सब कंप्रोमाइज्ड। किसका बेनिफिट है, क्या इसमें इंटरेस्ट है? देखिए वो अभी थोड़े दिन तो एहतजाज रहेगा। आपका बिजली का मामला था, बस थोड़े दिन बाद। अब मुझे बताएं वो 200 यूनिट 300 यूनिट वो कहानी कहाँ गई? हम बड़ी याददाश्त हमारी बड़ी कमजोर है। हम बातें जो है ना बड़ी अच्छी कर लेते हैं और नहीं, वो आप बताएं रेगुलराइज होती जाती है चीजें।
और हम जो है आप जैसे लोग उसको उठाते हैं, फिर आपको लगता है कि आप थक गए, वाह। नया मौजूद लाओ, नया मौजूद लाओ। तो किसी- वो बेचारा मैं एक मिसाल आपको देना आदमी को चाहता हूं, किस तरह लेकिन- जा रहा है? लेकिन हुकूमतों ने भी तो अपने नहीं, अपने मैं मनपसंद बता- साफ ही रखे नहीं, हुए हैं नहीं, ना। मैं बता रहा एक छोटी सी इमरान मिसाल रियाज ने एक दिन कहा था कि आप ही ने कहा था कि ये बोलो और अब आप नहीं, मैं वही आपको मिसाल एक देना चाहता हूँ। मेरा एक पेपर था, अफ्तार होता था सियासी उफक। अच्छा मियाँ साहब की हुकूमत जिस दिन गई है, उस दिन रात को जो लीड थी ना हमारी, वो थी दूसरे दिन छपी है, और शाम को 4 बजे वो हुकूमत हमारी फारिग हो गई। और मैं मेन उस पर था मियाँ साहब के साथ, लेकिन अखबार क्योंकि मेरा था, चीफ एडिटर मैं था, तो उसके हमारी जो लीड लगाई थी एडिटर ने हमारे, वो लगाई थी कि बूटों की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, और यानी कि इस किस्म की बड़ी लीड थी। तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा मियाँ साहब को कहा कि जी ये देखें जी इनके अखबार में लगी है फलाना। उन्होंने कहा नहीं यार, अखबार की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो उस टाइम ये आप उठे नहीं थे? नहीं बिल्कुल नहीं। आज के दौर में होते उड़ जाते। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी अपनी अलहदा पॉलिसी होती है। अच्छा। और दूसरे दिन वो हुकूमत तब्दील हो गई, हमारी हुकूमत तब्दील हो गई। तो अब उस टाइम सोर्स जो होते थे ना, बड़े मजबूत सोर्स होते थे, बिल्कुल ऐसे ही। और वो सोर्स तब भी मौजूद जी, अब भी मजबूत और है, अभी भी हाँ। है। लेकिन अभी जो ना, आप अगर ऐसी खबर लगाएंगे, अभी पीछे तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पे अफगानिस्तान के ऊपर, तो मुझे कॉल आई वहां से, कहता जी आप बहुत हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, ये है। मैंने क्या कर लोगे तुम? कहते जी आपको नहीं पता हम क्या कर लेंगे। मैंने कहा यार मैं ना अपनी जान जो ना हथेली पर रख के घूमता हूँ। अच्छा, आपको भी कॉलें आती है? रियली मैं बता रहा हूँ, नहीं करे। रियली मैं अफगानिस्तान के बारे में लिखा था अभी पीछे तो मैंने ना एक आर्टिकल। तो किसी अफगानी ने तो कॉल नहीं की थी? तो ज़रा अफगानी होगा, और किसने मुझे कॉल तो फिर आपने उसको ऐसे ही जाने और दिया? उसके बाद मुझे बताया मुझे क्या हुआ कि तीन दफा मेरे बच्चे को लूटा गया, बताएं। मेरी वाइफ को लूटा, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे कब्जा लग रहा करने है की कोशिश की गई। मुझे लग रहा है अफगानियों ने आपको पर्सनल ले लिया। नहीं, मेरे प्रोजेक्ट पे कोशिश की कब्जा करने की। मतलब कि ये सारी चीजें होती, ये इस टाइम मौजूद हैं सारी आपके ना, खास तौर पे कराची के अंदर। अल्लाह ताला हमारी इससे जान छुड़ाएगा, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहा। मुझे साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।